हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केमिस्ट्री पार्ट 1 का 12th का हम सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सॉल्यूशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस थोड़ा सा आपको जो इसमें तवज्जो के साथ इसको जो है अटेंड करना पड़ेगा, तो बहुत इजीली आप इसके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे वो अटेम्प्ट कर सकते हो। आप देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो सब के सब जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में होती है। लेबोरेटरी के अंदर भी हम बहुत सारे रिएजेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके रखते हैं, वो भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं। हमारी बॉडी के बहुत सारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी सॉल्यूशन के फॉर्म में है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन नॉर्मल लाइफ वी आर रेयरली कम अक्रॉस विथ प्योर सब्सटेंसेस। मोस्ट ऑफ दीज मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 or more प्योर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर जो है प्योर सब्सटेंसेस से हमारा जो है बहुत कम वास्ता होता है, लेकिन जनरली हम जो है सॉल्यूशंस के फॉर्म में बहुत सारे जो है सब्सटेंसेस हमारे डेली लाइफ में इंक्लूडेड होते हैं, और इनके अंदर जो है आपको 2 और उससे ज़्यादा जो है कंपोनेंट जो है उस मिक्सचर के अंदर मिलेंगे। तो द यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ दीज मिक्सचर्स डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। तो यहाँ पर जो इनके इम्पोर्टेंस और इसके जो यूजेस होते हैं और इसकी जो यूटिलिटी होती है वो उसके कंपोजिशन पर जो डिपेंड करती है। जैसे कि आप देखिए कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रास जो है क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसकी जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी करोगे, दैट प्रॉपर्टी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द जर्मन सिल्वर। तो एक और मिक्सचर आपको मिलेगा जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड निकेल। तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकेल। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके कंपोजिशन पर जो है डिपेंड करती है। यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर और जिंक का मिक्सचर जो है वो ब्रास होता है, और कॉपर जिंक और निकेल का अगर मिक्सचर हम बना दें तो इट इज़ कॉल्ड एज जर्मन सिल्वर। या फिर आप देखिए ब्रोंज भी होता है जो कि मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन है। ब्रोंज इट इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तो कंपोजिशन बदल रहा है, आपको जो है प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट मिलेगी। इसी तरह से आप देखोगे कि 1 पार्ट पर मिलियन जो फ्लोराइड आयंस होते हैं, जिसको हम 1 ppm लिखेंगे, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन F- आयन। इसका जो अमाउंट हमको जो नज़र आ रहा है, जिसको हम 1 पार्ट पर मिलियन कहेंगे, ये हमारे जो है टूथ डीके को जो है प्रिवेंट करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिवेंट्स टूथ डीके। दांतों का ख़राब होना, दांतों का जो है टूटना फूटना, उसको बचाने के लिए फ्लोराइड का जो है 1 पार्ट पर मिलियन जो क्वांटिटी होती है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है होना ज़रूरी है। लेकिन यही चीज़ अगर 1.5 पार्ट्स पर मिलियन होता है, तो ध्यान रखिए अगर फ्लोराइड आयन जो है 1.5 पार्ट्स पर मिलियन होता है तो इट विल कॉज मॉटलिंग ऑफ टूथ। मॉटलिंग ऑफ टूथ मतलब ये दांत जो हमारे ब्राउन पड़ जाते हैं, उसके ऊपर जो ब्राउन कलर की जो है कोटिंग आ जाती है, तो उसको हम नाम देते हैं मॉटलिंग ऑफ टूथ। तो ये क्या होगा, 1 पार्ट्स पर मिलियन जो है ये टूथ डीके जो है प्रिवेंट करता है, लेकिन 1.5 मिलियन फ्लोराइड आयन जो है ये मॉटलिंग ऑफ टूथ जो है क्रिएट करता है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन जो होता है ये पॉइजनस हो सकता है। तो ये बात आप देखिए कि इसका जो कंपोजिशन होता है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके ऊपर से आपको जो है इन मिक्सचर्स की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एंड पर्टिकुलर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन टू मैच द ब्लड प्लाज्मा
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एंड सो ऑन। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि बहुत सारे जो है इंट्रावेनस इंजेक्शंस, जिसको हम सिंपली आईवी इंजेक्शंस कहेंगे, तो ये आईवी इंजेक्शन जो है जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं। तो दीज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आवर ब्लड प्लाज्मा। यह हमारे बॉडी के फ्लूइड के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी जो उसको इंजेक्ट करना है उसके हिसाब से उसको जो है प्रिपेयर किए जाते हैं कि उनके कॉन्सेंट्रेशन को ये कॉन्सेंट्रेशन जो है सूट करता है या नहीं करता है। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस यूनिट के अंदर जो सॉल्यूशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस और उसके फॉर्मेशन की जो है स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन जो है कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, और वो सॉल्यूशंस को हम जो है किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। ये सारी डिटेल जो हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है इन सॉल्यूशंस की जो है कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टडी करने वाले हैं। तो सॉल्यूशंस के अंदर जो है आप देखोगे कि जो उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन पर या उसके जो है क्वांटिटी पर किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है आपको जो है वेरिएशंस मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन की जो है टाइप क्या क्या होती है और उसको हम जो है किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब भी कोई सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं तो मोस्टली उसके अंदर हम जो है 2 कंपोनेंट्स लेते हैं। कोई भी सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं तो कम से कम उसके अंदर जो है 2 कंपोनेंट होना चाहिए। उसमें जो है एक कंपोनेंट जो होगा वो लार्जर क्वांटिटी में होगा, वन कंपोनेंट इज़ इन अ लार्जर क्वांटिटी। तो उस कंपोनेंट को हम नाम देंगे सॉल्वेंट। और जनरली हम लेबोरेटरी के अंदर जो है बहुत सारे जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं वो वाटर के अंदर प्रिपेयर करते हैं। दैट मीन्स द सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड इन एक्वियस मीडियम। तो यहाँ पर जो है हम अगर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट कंसिडर करें तो मोस्टली जो है ये वाटर होता है। उसके अलावा भी जो है नॉन एक्वियस सॉल्यूशन हम जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम जनरली अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं। इसके अंदर भी हम जो है जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जनरली मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो है जिसको हम सिंपली यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह सकते हैं वो वाटर होता है। तो इसके अंदर लार्जर क्वांटिटी जो होती है वो सॉल्वेंट की होती है और हम सिंपली सॉल्वेंट के तौर पर जो इसमें वाटर यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद जो स्मॉलर क्वांटिटी जो होती है, जिस सब्सटेंस की स्मॉलर क्वांटिटी होती है उसको हम नाम देते हैं सॉल्यूट। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशंस के, जिसमें लार्जर क्वांटिटी जो कंपोनेंट होगा उसको हम सॉल्वेंट का नाम देंगे और स्मॉलर क्वांटिटी जो कंपोनेंट होगा उसको हम सॉल्यूट का नाम देंगे। अब ये बात जो है ध्यान रखिए कि ये सॉल्यूट जो है इसके अंदर सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। और यही बात जो है सॉल्वेंट की भी है। सॉल्वेंट के अंदर भी आप जो है अगर लिक्विड सॉल्वेंट यूज़ करते हो तो फिर मैंने आपको बताया कि ये वाटर होता है जनरली, और नॉन एक्वियस अगर हमने लिया तो इसमें अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर वगैरह जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सॉल्वेंट जो है सॉलिड और गैसियस भी हो सकते हैं। तो जैसे कंपोनेंट्स होंगे उसके हिसाब से सॉल्वेंट को जो हम क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है बात ध्यान रखना है कि 2 कंपोनेंट जो है जनरली होते हैं। एक होता है लार्जर क्वांटिटी जिसको हम सॉल्वेंट कहेंगे और दूसरा होता है स्मॉलर क्वांटिटी जिसको हम जो है सॉल्यूशन कहेंगे। तो ध्यान रखिए, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि सॉल्वेंट की जो फिज़िकल स्टेट होगी वही पूरे सॉल्यूशन की फ़िज़िकल स्टेट होगी। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है। तो यहाँ पर हम जो है जनरली क्या करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस की जो है स्टडी करने वाले हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपको जनरली 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पर जो है बाइनरी सॉल्यूशन की जो है स्टडी करने वाले हैं।
तो बाइनरी सोल्यूशन का मीनिंग जो होता है कि इट कंटेन्स टू कंपोनेंट्स। अब वो दो कंपोनेंट्स में एक लार्जर क्वांटिटी और एक स्मॉलर क्वांटिटी होगी, यही चीज़ हमने बताया। और ध्यान रखिए कि सॉल्यूट जो है सॉलिड लिक्विड गैस में भी होगा, और सॉल्वेंट भी जनरली लिक्विड स्टेट में होता है जिसको हम वाटर कहेंगे या फिर नॉन एक्वियस। उसके अलावा आप यहाँ पर जो है सॉलिड और गैस भी जो है सॉल्वेंट के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हो। अब आपकी बुक में देखो एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर जो है ये चीज़ को जो है बहुत क्लियरली जो है एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं हम कि कौन कौन से कंपोनेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो है वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, और उसकी एक एक एग्जांपल उस पर से आपको जो है बहुत आसानी से जो है समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की टाइप हम देखेंगे कि ये गैसियस सॉल्यूशन है या फिर लिक्विड सॉल्यूशंस हैं या फिर सॉलिड सॉल्यूशन है, और इसके अंदर हम देखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होते हैं। तो दूसरे कॉलम में मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूट, और थर्ड कॉलम में मैं लिखता हूँ सॉल्वेंट, और लास्ट जो कॉलम हम लेंगे यहाँ पर एग्जांपल्स। तो एग्जांपल से आप जो है बहुत इजीली जो है इसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशंस। और इसके अंदर हम देखेंगे कि चूंकि नाम जो है गैसियस सॉल्यूशन है, इसलिए इसके अंदर हम जो है सॉल्वेंट गैस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्वेंट गैस, और सॉल्यूट की जगह पर मैं जो है तीनों टाइप के जो है सॉल्यूट लूँगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए गैस, लिक्विड और फिर सॉलिड। तो ये पहले टाइप का जो है मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, और इन सब के अंदर आपको जो है सॉल्वेंट जो है कॉमन मिलेगा, दैट इज़ गैस। तो इस तरह से इस तरह के जो सॉल्यूशंस को हम नाम देंगे गैसियस सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सॉल्वेंट की फ़िज़िकल स्टेट होती है वही जो है सॉल्यूशन की फ़िज़िकल स्टेट को जो है डिटरमाइन करता है। तो सॉल्वेंट यहाँ पर हम जो है इन तीनों में जो है गैस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम जो है गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। तो पहले देखिए सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूँगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। जनरली ये दोनों जो है गैसियस स्टेट में है, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द गैसियस सॉल्यूशन। उसके बाद मैं लेता हूँ सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट, इसके अंदर जो गैस होगी, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज लिक्विड एंड द सॉल्वेंट इज गैस। और लास्ट होता है, आप यहाँ पर जो है सॉल्यूट को जो है सॉलिड कंसीडर कीजिए और सॉल्वेंट यहाँ पर जो है गैस होगा, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, एग्जांपल होगी कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये जो है पहले टाइप का जो है सॉल्यूशन हुआ जिसको हम गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसमें हमने सॉल्वेंट जो है गैस यूज़ किया। अब दूसरी टाइप जो होगी, इसमें आप जो है सॉल्वेंट लिक्विड यूज़ कीजिए, तो हम इसको नाम देंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। इसको हम नाम देते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। तो चलिए यहाँ पर हम जो है 3 स्टेट्स जो है फिर से यूज़ करेंगे और इसको हम जो है लिक्विड सॉल्यूशंस का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है गैस, लिक्विड, सॉलिड फिर लिखते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो सॉल्यूट जो है यहाँ पर गैस होगा और सॉल्वेंट इसके अंदर जो है लिक्विड है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इनटू वाटर, एक एग्जांपल है सिंपली ऑक्सीजन डिसॉल्व इनटू वाटर। एक और एग्जांपल जो है आप यहाँ पर ले सकते हो, लिक्विड जो है यहाँ पर जो है सॉल्वेंट है और गैस जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है वाटर में जब डिसॉल्व करते हो तो सोडा वाटर जनरली बनता है। तो सोडा वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज़ लिक्विड वाइल द सॉल्यूट इज़ गैस। उसके बाद आइए लिक्विड। लिक्विड मीन्स आपको जो है सॉल्यूट इसके अंदर जो लिक्विड यूज़ करना है और सॉल्वेंट भी लिक्विड यूज़ करना है। तो इथेनॉल डिसॉल्व इनटू वाटर, इथेनॉल डिसॉल्व इनटू वाटर, ये भी एक एग्जांपल है
लिक्विड सोल्यूशन की, जिसको सिंपली हम जो है लिक्विड सोल्यूशन जो है कहेंगे। और लास्ट जो है सॉलिड डिजॉल्व इनटू लिक्विड, तो ग्लूकोज डिजॉल्व इनटू वाटर या सॉल्ट डिजॉल्व इनटू वाटर या शुगर डिजॉल्व इनटू वाटर, ये आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो। तो ग्लूकोज डिजॉल्व इनटू वाटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस इन विच द सॉलिड इज सॉल्यूट वाइल द लिक्विड इज द सॉल्वेंट। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आएगी। तो दूसरे टाइप का जो है सोल्यूशन हुआ। उसके बाद तीसरे टाइप का जो सोल्यूशन होगा उसको हम नाम देंगे सॉलिड सॉल्यूशंस, और इसके अंदर भी हम लेंगे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और यहाँ पर हमारे पास में तीनों स्टेट्स में आपको जो है तीनों टाइप के सॉल्वेंट के अंदर जो है सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्वेंट मिलेगा सॉलिड। तो पहले आप देखिए कि गैस डिजॉल्व इनटू सॉलिड, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो ये कैटलिस्ट के तौर पर हम यहाँ पर जो पैलेडियम जो है यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन गैस हम जो है उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। तो ये जो मिक्सचर बनता है इट इज़ द टाइप ऑफ गैस सॉलिड सोल्यूशन, जिसको हम सिंपली जो है सॉलिड सोल्यूशंस कहेंगे। इसको हम सॉलिड सोल्यूशन इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट कंपोनेंट है वो सॉलिड है। उसके बाद आइए लिक्विड सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड में जनरली अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। तो आप देखिए कि मर्क्यूरी जो है ये मेटल है, लिक्विड स्टेट में होती है, और उसके अंदर जो हम जो है सोडियम जो है मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जो है लिक्विड जो है ये मर्क्यूरी यूज़ करेंगे और सॉलिड यहाँ पर जो है सोडियम लेंगे। तो ये जो मिक्सचर बनेगा उसको हम जो है जनरली अमलगम कहते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। उसके बाद आप देखिए कि सॉलिड दोनों जो है रहेगा। यहाँ पर भी जो है आप सॉल्यूट भी सॉलिड लोगे और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको आप जो है सॉलिड सॉल्यूशंस कहोगे। तो डिफरेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर आपके पास जो है टोटल 9 वेराइटीज़ के जो है ये सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर होते हैं। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरह के जो है सॉल्यूशंस हमको यहाँ पर जो है मिलते हैं। तो ये 9 टाइप के जो है सॉल्यूशंस हैं जो कि फिज़िकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर जो है बनते हैं। तो यहाँ पर जो है बस एक बात फिर से मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्वेंट की फ़िज़िकल स्टेट होती है वही पूरे सॉल्यूशन की फ़िज़िकल स्टेट को डिटरमाइन करती है। तो इस तरह से 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो है ये 3 वेराइटी के जो है सॉल्यूशन जो है मिलते हैं, जिसमें टोटल 9 जो है टाइप्स हमको जो है मिलती है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप जो है सॉल्यूट जो है यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस के अंदर जो है आप देखिए कि उसका जो है कुछ पर्टिकुलर जो है सॉल्यूशन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को जनरली हम नाम दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को हम जो है डिफरेंट टर्म्स के अंदर जो है मेज़र करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन इज़ एक्सप्रेस्ड क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कॉन्सेंट्रेशन को आप क्वालिटेटिवली और साथ ही साथ क्वांटिटेटिवली जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। तो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों मेथड से आप जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि क्वालिटेटिवली हम जो है सॉल्यूशन को जो है 2 टाइप में जो है एक्सप्रेस करेंगे। एक होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होगा कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दिया गया जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। तो इसके अंदर जो ध्यान रखिए कि रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिवली
स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जो है आपको सॉल्यूट की लेना है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो हम उसको जो है नाम देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम कैसे कहेंगे कि रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज टेकन, तो इस तरह से जो है इस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जनरली यहाँ पर जो है आपको दो टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे जिसको आप क्वांटिटेटिवली जो है मेज़र करते हो, जिसमें एक होगा डाइल्यूट और दूसरा होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान रखिए कि ये इतना इफ़ेक्टिव मेथड जो है सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने का मेथड नहीं है, इतना ज़्यादा जो है ये मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसकी बजाय हम जो है कुछ क्वांटिटेटिवली जो डिटर्मिनेशन होगा सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का, वो चीज़ हम यहाँ पर लेंगे। तो क्वांटिटेटिवली यहाँ पर जो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम जो डिफरेंट टर्म्स के अंदर जो एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें से सबसे पहली जो टर्म है मास परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें पहली टाइप है मास परसेंटेज, और इस मास परसेंटेज को हम जो है शॉर्ट में W/W से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। W/W बिल्कुल सिंपल इसकी जो है डेफिनेशन है, सिंपल जो इसका एक्सप्लेनेशन है कि द मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इज़ इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ध्यान रखिए हम यहाँ पर इसको लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप लिखिए मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। आप ध्यान रखिए हम चूँकि यहाँ पर जो है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जो है डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए इस रेशो को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम सिंपली W/W यानी कि वेट बाय वेट। तो आप देखिए यहाँ पर भी जो है वेट है और यहाँ पर भी वेट है, जिसको हम सिंपली मास कह रहे हैं। तो W/W, तो ये दोनों रेशो जो है वेट का है, मासेस का है, और उसको जो है उस रेशो को आप जो है 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको यहाँ पर जो है परसेंटेज कंपोजिशन में जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा उसको हम जनरली नाम देंगे मास परसेंटेज। तो एग्जांपल देखिए, इफ़ अ सोल्यूशन इज़ डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर। अगर आप ऐसे समझते हो एग्जांपल कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, आपको वाटर के अंदर जो है 10% सोल्यूशन जो है ग्लूकोज का प्रिपेयर करना है। तो इसका जो है मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ डिजॉल्व इनटू 90 ग्राम ऑफ द वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर आपको 10% ग्लूकोज वाटर के अंदर प्रिपेयर करना है तो आपको लेना है 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम वाटर। तो इस तरह से ये 10 + 90 ये पूरा सोल्यूशन जो प्रिपेयर होगा दैट काउंट्स द 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ मास परसेंटेज जिसको हम W/W जो है कह सकते हैं। तो इस तरह से ये बात जो है ध्यान रखना है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिस्क्राइब बाय मास परसेंटेज इज़ कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस। बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस के अंदर मास परसेंटेज जो है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है यूज़ होती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62%
मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। ध्यान रखिए 3.62। जो कमर्शियल ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग सॉल्यूशन, इट इज़ 3.62% बाय मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन है। ये इंडस्ट्रियल पर्पस में जो है जनरली ये वाला जो है परसेंटेज का जो टर्म है वो यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया मास परसेंटेज। चलिए दूसरा देखते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करने की, दैट इज़ वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, और सिंपली हम इसको V बाय V, दैट इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है हम इसको कंसिडर करेंगे। अब देखिए कि हम इसको जो है कैसे डिफाइन करेंगे। तो द वॉल्यूम परसेंटेज इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। चूँकि हम इसको भी परसेंटेज कंपोजिशन में मेज़र कर रहे हैं, परसेंटेज में मेज़र कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपको मिलेगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसकी एग्जांपल देखिए क्या होगी। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml। आप यहाँ पर देखिए 10% इथेनॉल आपको इसे वाटर में प्रिपेयर करना है, 10% इथेनॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 10 मिलीलीटर्स इथेनॉल लेकर उसको वाटर में जो है डिज़ोल्व कीजिए, और कहाँ तक डिज़ोल्व करना है कि टोटल वॉल्यूम जो है 100 ml हो जाए। ध्यान रखिए यहाँ पर हम जो है परसेंटेज में जो है मेज़र कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 100 ml जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है कंसिडर करेंगे। तो 10 ml इथेनॉल के लेकर आपको जो है वाटर में डिज़ोल्व करना है। इतने तक के वाटर आपको मिलाना है कि टोटल वॉल्यूम जो है 100 ml बन जाए, और इस तरह से 100 ml सोल्यूशन जो इसमें प्रिपेयर होता है। सिंपली आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि 10 ml इथेनॉल लेना है और 90 ml वाटर इसके अंदर ऐड होगा, तो 10 + 90 मिलकर जो है टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बनेगा दैट इज़ अबाउट 100 मिलीलीटर्स। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है लिक्विड्स में जो होता है, इसको आप जो है इस यूनिट के अंदर जो है यूज़ करोगे। तो जो लिक्विड के जो सॉल्यूशंस होते हैं जनरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको आप वॉल्यूम परसेंटेज जो है मेज़र करते हो, उसके अंदर जो यूज़ होगा। एग्जांपल लीजिए 35% V बाय V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज़ एन एंटीफ्रीज, इट इज़ यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का 35% V बाय V, 35% V बाय V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको जो है इंजन्स के लिए जो है एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। इस सॉल्यूशन को, जो कि 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन है V बाय V, इसको एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग ऑफ द इंजन्स। कार वगैरह के जो इंजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जब वर्किंग पर हीट होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर जो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि द कॉन्सेंट्रेशन at this concentration antifreeze lowers the freezing point of water and that is about -17.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये एंटीफ्रीज एजेंट क्या करता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको और जो है लो करता है, और कहाँ तक जाएगा वो -17.6 डिग्री सेल्सियस तक। जनरली जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है
फ्रीज होना स्टार्ट होता है और -4 पर जो है कंप्लीट जो है आइस में कन्वर्ट होता है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज़ होकर -17.6 डिग्री सेल्सियस पर जो है पहुंचता है। वो किसकी वजह से? इथाइलिन ग्लाइकॉल के सोल्यूशन की वजह से, जिसको हम एंटी फ्रीज एजेंट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये दूसरे टाइप का जो है कॉन्सेंट्रेशन की जो है मेजरिंग टर्म है, जिसको हम नाम देते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, चलिए नेक्स्ट। थर्ड जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म हम यूज़ करते हैं वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स W/V। इसको हम जो एक्सप्रेस करेंगे W/V से। तो अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी is mass by volume percentage and it is mass of the solute dissolved in 100 milliliter of the solvent। तो 100 milliliter of the solution। तो ध्यान रखिए, mass of solute dissolved into 100 milliliter of solution। तो इस टर्म को हम जो है नाम देते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम W/V। तो जनरली मेडिसिन्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर ये वाली टर्म जो है यूज़ होती है। तो दिस इज़ द थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। उसके बाद जो है फोर्थ यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ जो टाइप है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको सिंपली हम जो है स्मॉल लेटर्स में ppm लिखते हैं। दिस इज़ पार्ट्स पर मिलियन। तो व्हेन अ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटीज़, ट्रेस क्वांटिटी मतलब बहुत थोड़ा, ट्रेस क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर जो है अगर सॉल्यूट बहुत ट्रेस क्वांटिटी बहुत थोड़ा जो है इसके अंदर अगर प्रेजेंट होता है, तो उस वक्त यहाँ पर हम जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है एक्सप्रेस करते हैं वो पार्ट्स पर मिलियन टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जिसको हम ppm कहेंगे। तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन जो है कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट divided by total number of parts of all components in the solution। total number of parts of all components of solution। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के टोटल पार्ट्स, उससे जो है आपको दिए गए कंपोनेंट के पार्ट को जो है डिवाइड करना है और इसको मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ करना है। तो ये मिलियंस की जो है टर्म में आता है 10⁶। तो इस तरह से आपके पास में ये जो वैल्यू आएगी इसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। तो एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume। जैसे कि हमने इसके पहले जो है 3 टर्म यूज़ की है, तो पार्ट्स पर मिलियन के अंदर भी आप ये टर्म जो है यूज़ कर सकते हो, जिसको आप मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम जो है टर्म हम जो है कह सकते हैं। तो अ लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज अबाउट 1030 ग्राम ऑफ वाटर। तो सी वाटर लेंगे अगर हम 1 लीटर सी वाटर, तो ये आपको मिलेगा 1030 ग्राम्स। 1 लीटर सी वाटर में टोटल 1030 ग्राम सी वाटर होता है एंड इट कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो इसके अंदर आपको मिलेगा 6 × 10⁻³ ग्राम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। 1 लीटर सी वाटर अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर जो है आपको इतना अमाउंट जो है ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मिलेगा और 1 लीटर सी वाटर के अंदर जो है इतने ग्राम जो है वाटर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सच अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5.8 ग्राम
पर 10⁶ ग्राम, दैट इज़ 5.8 पार्ट्स पर मिलियन हम इसको जो है नाम दे सकते हैं। ये जो अमाउंट ऑक्सीजन का मिलता है इस 1 लीटर सी वाटर के अंदर, तो उसका जो है टोटल अमाउंट जो है कैलकुलेशन बनता है 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर, जिसको सिंपली हम कहेंगे 5.8 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सी वाटर। तो ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है सी वाटर के अंदर अगर हम 1 लीटर कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर जो है 5.8 पार्ट्स पर मिलियन जो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये बहुत ही माइनर क्वांटिटी, बहुत ही ट्रेस अमाउंट है, इसलिए हम यहाँ पर इसको जो है पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है आप एटमॉस्फेरिक जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसमें हम डस्ट पार्टिकल्स हैं या पॉल्यूटेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका अमाउंट भी हम क्या करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है इस टर्म को जो हम माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर भी जो है लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिटन एज माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, या सिंपली आप इसको जो है पार्ट्स पर मिलियन जो है कह सकते हो। तो जो एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन होते हैं तो उसके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो माइनर क्वांटिटी होते हैं पूरे एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इसलिए उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट होती है। तो दिस इज़ द 4th कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज़ पार्ट पर मिलियन। उसके बाद आइए नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ये मोल फ्रैक्शन, और इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है डिफरेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक इसकी जो है ख़ास बात है जिसको हम नाम दे रहे हैं मोल फ्रैक्शन। और जनरली इस मोल फ्रैक्शन को हम स्मॉल x से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मोल फ्रैक्शन जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इट इज़ यूज ऑन द फॉर द concentration of the solute as well as concentration of the solvent। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस जो टर्म का जो सिंबल x है इसके राइट हैंड साइड पर हम जो है जिस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसको हम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक कंपोनेंट A है, दूसरा कंपोनेंट B है। सपोज़ आपने इसको जो है कंसिडर किया है सॉल्वेंट और इसको आपने कंसिडर किया है सॉल्यूट। तो A इज़ कंसिडर्ड एज द सॉल्वेंट, B इज़ कंसिडर्ड एज द सॉल्यूट। या फिर आप यहाँ पर जो है 1 कंसिडर कर सकते हो सॉल्वेंट के लिए और 2 कंसिडर कर सकते हो सॉल्यूट के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे XA या फिर आप लिखोगे इसको X1। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर इसको भी आप जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कह सकते हो। और इसी तरह से आप अगर सॉल्यूट लेते हो तो हम इसको लिखेंगे XB या फिर आप इसको यहाँ पर X2 लिख सकते हो। तो दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम ये टर्म जो है यूज़ करते हैं जिसको इस X टर्म के जो है राइट हैंड साइड पर हम जो है लिखते हैं। तो आपको जो है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर या कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन के लिए आपको मोल फ्रैक्शन अगर जो है कैलकुलेट करना है तो सिंपली इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है मोल फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखिए। मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स उस मिक्सचर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर आप जो है इससे जो है डिवाइड कर दो। तो ये आपको जो है रेशो जो मिलेगा दिस इज़ नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। तो सपोज़ आपके पास में एक बाइनरी मिक्सचर है, उसके अंदर जो 2 कंपोनेंट है दो कंपोनेंट है A और B। तो चलिए देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A जिसको हम XA से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे और A का जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा NA डिवाइडेड बाय आपके पास A और B 2 कंपोनेंट्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे NA प्लस NB जिसको हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय
सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, तो ये हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। इसी तरह से आपको जो है XB मालूम करना है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो हम इसको लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, तो से फॉर एग्जांपल उस इनफाइनाइट कंपोनेंट को आप जो है xi से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ xi है। तो हम इसको लिखेंगे Ni डिवाइडेड बाय Na प्लस NB प्लस Ni। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको लिख सकते हो, जिसको सिंपली हम लिखेंगे Ni डिवाइडेड बाय सम ऑफ Ni। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है मिक्सचर के अंदर होंगे, उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को जो है यहाँ पर आप समेशन कीजिए, तो बहुत आसानी के साथ जो है आप मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन कंपोनेंट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखिए कि आपके पास में बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के अंदर। तो से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है x1 है, x2 है, x3 है, इस तरह से xi तक के आपके पास जो है कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ लिखूँगा x1 प्लस x2 प्लस xi, इन सब का समीशन जो है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपको मिक्सचर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर मिलते हैं, उन सब के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होगा, उन सब के मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल in relating some physical properties of the solution, for example vapor pressure with the concentration of the solution, and quite useful in describing the calculations involving gas mixture। तो यहाँ पर जो है गैस मिक्सचर्स के कैलकुलेशंस को भी जो है आप बहुत इजीली इस मोल फ्रैक्शन के ज़रिए से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टर्म यहाँ पर होती है, जिसको हम नाम देंगे मोल फ्रैक्शन। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टर्म होगी दैट इज़ कॉल्ड एज मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। सिक्स्थ जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल M से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखिए कि मोलारिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो है आपको जो वॉल्यूम लेना है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर की जगह पर आप जो है क्यूबिक डेसीमीटर भी ले सकते हो, दैट मीन्स आप जो है ये भी लिख सकते हो यूनिट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये भी आप लिख सकते हो, या सिंपली आप जो है लीटर लिखिए। तो यहाँ पर जो है सिंपली आप जो है इसको लिख सकते हो M इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को N लिखिए और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को जो है V लिखिए। तो कैपिटल M इज़ इक्वल टू N अपॉन V। तो ये आपको जो है टर्म मिलती है मोलारिटी। तो एग्जांपल आप लीजिए कि अगर आपके पास 0.25 मोल पर लीटर, 0.25 मोल पर लीटर या फिर 0.25 मोलर एक सॉल्यूशन है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.25 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ बीन डिजॉल्व इनटू 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये जो है आपको मिलता है 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो ये टर्म आती है मोलारिटी। तो हम इसको जो है कैपिटल M से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो है एक लास्ट टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज मोलालिटी। सेवंथ जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज़ कॉल्ड एज मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर देखिए कि मोलालिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए, हम लिखेंगे मोलालिटी
जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर या मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसको हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ध्यान रखिए कि सिंपली हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल n से, और मास ऑफ द सॉल्वेंट को आप जो है से फॉर एग्जांपल कैपिटल M से जो रिप्रेजेंट कीजिए, तो m इज इक्वल टू n अपॉन m। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, बिल्कुल यही है, पक्का ऐसा नहीं है, हम आपको जो है समझने के लिए बता रहे हैं कि m इज इक्वल टू n अपॉन m, जिसमें यहाँ पर जो m है दिस इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम है। तो ये चीज़ जो है आप देखोगे, इस टर्म को हम नाम देंगे मोलालिटी। तो फॉर एग्जांपल 1 मोल पर किलोग्राम और 1 मोल solution of potassium chloride means that 1 mole, that is 74.5 gram of potassium chloride dissolved into 1 kilogram of water। तो आप यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्लोराइड हम ले रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड का 1 मोल सोल्यूशन आपको जो है कंसिडर करना है वाटर के अंदर। तो इसमें आपको क्या करना है कि 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड लेना है, जिसको हम काउंट करेंगे 74.5 ग्राम। 74.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लेना है और इसको डिज़ोल्व करना है 1 किलोग्राम वाटर के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम वाटर जो है यहाँ पर आपको लेना है और उसके अंदर जो है 74.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को जो है डिज़ोल्व करना है। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा इट विल बी 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो बहुत सारी जो यूनिट्स हमने यहाँ पर देखा, जैसे कि आप देख रहे हो कि टोटल 7 हमने यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज़ किया, हर एक की अपनी अपनी कुछ ना कुछ मेरिट और डीमेरिट है। तो ध्यान रखिए, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए ये जो इतनी टर्म है वो टेम्परेचर पर जो है इंडिपेंडेंट होती है, वेयर एज मोलारिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है मोलारिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर जो डिपेंड करती है। लेकिन इसके पहले की जो टर्म हमने यूज़ किया कौन कौन सी, मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, जबकि मोलारिटी इज़ द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर एंड दिस इज़ बिकॉज द वॉल्यूम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि मास जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। तो ये बात जो है हमको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस को हमने जो है डिफरेंट टर्म्स के अंदर जो है मेज़र किया, जिसमें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद जो है पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी, ये 7 टर्म्स हैं जिसके ज़रिए से हम जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जो है डिटरमाइन करते हैं। जैसे चाहे आपकी मर्ज़ी, आप जिस टर्म में जो है मेज़र कीजिए, आपको जो है रिज़ल्ट जो है सब टर्म के अंदर जो है लगभग एक जैसे ही मिलेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ये 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म से कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जो है यूज़ कर सकते हो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप अपनी बुक में देखिए बहुत सारी जो एग्जांपल्स दी हुई है, अलग अलग एग्जांपल जो है अलग अलग टर्म के जो है उसमें सॉल्व की गई है, उसके अच्छी तरह से जो है आप देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये कॉन्सेंट्रेशंस को हम सॉल्यूशंस के अंदर जो है मेज़र कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस को जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इन गैस। तो ये चीज़ें हम जो है स्टडी करेंगे और इसके अंदर जो है क्या वेरिएशंस और क्या डिफरेंस मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।